गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला फाइंड किया था। वो फॉर्मूला हमारा आया था r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आया था हमारा, ठीक। कि सपोज हमारे टू वेक्टर्स थे, इस तरीके से ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। इन दोनों के रिजल्टेंट आर का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड किया था। क्या आया था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ पर थीटा क्या आया था? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। यहाँ तक हम लोगों ने फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था और इसको हम लोगों ने बोला था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके कुछ केसेस आते हैं, ठीक। जैसे हमारा फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स इज आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका फर्स्ट केस आता है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। क्या बोला गया? जब थीटा इक्वल टू क्या हो? 0। अब यहाँ पर ध्यान रखना है थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? थीटा क्या है? द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा उसी को क्या बोला गया है? थीटा। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमें क्या बोला गया है कि थीटा क्या हो? 0 हो। अब थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? थीटा की वैल्यू 0 तभी होगी जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। इस तरीके से अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं या फिर एक दूसरे के पैरेलल है तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। यहाँ पर पुट कराओ फॉर्मूले में, तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 0। द वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज 1। पुट कराओ तो r इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब जरा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इसको लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन r इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फाइनली रिजल्टेंट आ जाएगा a प्लस बी। यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला? यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकला कि अगर टू वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? r इक्वल टू a प्लस बी। देन सेकेंड केस आता है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री है। अब समझिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कब होगी? जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हो। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। जरा ध्यान दो, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। देन हम यहाँ पर वैल्यू पुट कराएंगे। जैसे वैल्यू पुट कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 180। और कॉस ऑफ 180 की वैल्यू होती है -1। वैल्यू पुट कराओ, देन r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 की वैल्यू -1 माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। देन r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab। इतना आ गया। आप जरा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे r इक्वल्स टू अंडर रूट, ये वैल्यू लिखी हुई है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो इस केस में हमारा रिजल्टेंट आएगा r इक्वल्स टू a माइनस बी। इतना समझ में आ गया। देन थर्ड केस आता है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90। क्या बोला गया है? थीटा की वैल्यू क्या हो? 90 हो। अब थीटा की वैल्यू 90 कब होगी? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। कैसे? मैंने सपोज कर लिया कि ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर इस तरीके से हो। दोनों वेक्टर कैसे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। फॉर्मूला अप्लाई कराओ तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90
एंड कॉस ऑफ 90 की वैल्यू होती है 0। पुट कराओ तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। 0 से मल्टीप्लाई दिस, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी 0। फिर वैल्यू क्या बचेगी r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे तीनों केस होंगे। पहला केस क्या कि जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा की वैल्यू 0। वहाँ से हमारा हमने वैल्यू पुट कराई, तो वैल्यू पुट कराने के बाद हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया a प्लस बी। सिमिलरली सेकंड केस क्या था, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कब आएगी, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारा r इक्वल टू a माइनस बी। सिमिलरली थर्ड केस क्या था, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो उस केस में हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया था r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केलर प्रोडक्ट। देखिए बेसिकली जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है, वो 2 टाइप्स का होता है। तो समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले हमें कुछ ध्यान रखना है कि सपोज अगर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर को हम अभी तो हम लोगों ने सिंपल जो वेक्टर लिखे वो वेक्टर हमने ए बी सी के फॉर्म में लिखे। लेकिन अगर हमें सपोज कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उस वेक्टर को कैसे लिखेंगे। गॉट इट। जैसे सपोज कर लिया मैंने कि सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, इस पॉइंट की मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 3, 5। अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, ठीक, अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा, आप भी समझ लो कैसे लिखना होता है। देखो मैंने लिख दिया कि इसका पोजीशन वेक्टर सपोज कर लिया वेक्टर r। सबसे पहले हम लिखते हैं x वाला कोऑर्डिनेट। उसके पहले एक बात और ध्यान रखो, ये होता है x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये होता है z एक्सिस। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये z एक्सिस एक्चुअल में ऐसे ना आके इसकी डायरेक्शन ये है बोर्ड के परपेंडिकुलर। हम 3D डायग्राम को 2D में बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये z एक्सिस कैसे आएगी, इधर बाहर की तरफ। x एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y एक्सिस में यूनिट वेक्टर j कैप एंड z एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है k कैप। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमें इसको लिखते कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट 2, ठीक, x कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या है i कैप। तो इसके साथ में हम x वाले के साथ में किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, x एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स, ठीक, क्या आते हैं i कैप प्लस। अब y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया। अब इसके साथ में हम क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, y कोऑर्डिनेट या y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है j कैप। अब लिखेंगे हम z कोऑर्डिनेट, ठीक, z कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 5, ठीक। अब हम इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या लेंगे, z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप। बहुत सिंपल सा है, x कोऑर्डिनेट के साथ में x का यूनिट वेक्टर प्लस y कोऑर्डिनेट के साथ में y का यूनिट वेक्टर प्लस z कोऑर्डिनेट के साथ में z का यूनिट वेक्टर। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले लिए। मैंने यहाँ पर सपोज ले लिया कि ये ax कोऑर्डिनेट है, ये ay कोऑर्डिनेट है और ये az कोऑर्डिनेट है। तो उस कंडीशन में मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखूंगा, r कैप इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस में यूनिट वेक्टर प्लस y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस में यूनिट वेक्टर प्लस z कोऑर्डिनेट, z एक्सिस में यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया। इसको हम नॉर्मली इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कॉमन फॉर्म लिख लिया। अब ax, ay, az इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यू कुछ भी गिवन हो सकती है। अगर हमें यहीं पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो अगर यहाँ पर मैं फाइंड करूँ मैग्नीट्यूड, तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर r इक्वल्स टू, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अंडर रूट, ध्यान दो, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर
प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये आता है कि अगर कोई वेक्टर हमें आई जे कैप के फॉर्म में गिवन हो और अगर इनके समय उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो उस कंडीशन में उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिया जाएगा अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया होगा किसी वेक्टर को हम एक्स वाई जेड एक्सेस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए होता है 3D फॉर्म। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली में हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है उससे थोड़ा सा हटके होता है। समझ में आ गया? इसीलिए जो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है इसको 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है द स्केलर प्रोडक्ट between two vectors is equal to the product of magnitude of both vectors and cosine of angle between them। क्या बोला गया है कि द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड cosine of angle between them। इसी में आगे आता है it is denoted by dot। इसको हम डॉट के साइन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखो क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है किन्हीं भी 2 वेक्टर्स के बीच का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट एंड उन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उस एंगल के कोसाइन, मीनिंग जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था साइन कॉस वाला। तो क्या बोला गया है कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड उन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल के कॉस साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? डॉट के साइन से। किससे रिप्रेजेंट कराएंगे? डॉट के साइन से। अब यहाँ पर ध्यान दो कि इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट क्यों रखा है, समझो। यहाँ पर बेसिकली इसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट किससे कराते हैं? डॉट के साइन से, इसलिए इसको क्या बोला गया है? डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग, इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कराने के बाद किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कराने के बाद हमको जो फाइनल वैल्यू फाइंड होगी वो वैल्यू हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसे बता देता हूँ मैं कि स्केलर प्रोडक्ट को कंप्लीट कराने के बाद हमको फाइनली जो वैल्यू फाइंड होगी वो वैल्यू एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसको बोला गया है स्केलर प्रोडक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लूँ कि सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर मुझे यहाँ पर दोनों के बीच का स्केलर प्रोडक्ट निकालना हो तो स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये इसने ये इतना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
ये इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, हमें क्या बोला गया, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा a, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड b, फिर बोला गया कोसाइन मींस कॉस एंड एंगल बिटवीन देम। ये आ गया हमारा इसका फॉर्मूला a डॉट b या वेक्टर a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा। समझ गए क्या आ गया, वेक्टर a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा। अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज स्केलर प्रोडक्ट। हमें यहाँ पर पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोला गया है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कहने का मीनिंग कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर सपोज इन केस टू क्वांटिटीज के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, टू क्वांटिटीज के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, अगर उन दोनों क्वांटिटीज के प्लेस को हम इंटरचेंज कर दें और इंटरचेंज करने पर उनके फाइनल रिजल्ट में कोई भी चेंज ना आए, फाइनल रिजल्ट में कोई भी चेंज ना आए, तो हम वहां पर बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि लिखा है 2 × 4 इक्वल्स टू क्या होगा 4 × 8, हम 4 × 2 हमने क्या किया, दोनों के प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कहने का मीनिंग हम लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। ठीक, सेकेंड हमें बोला गया, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी होती है इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कहने का मीनिंग कहीं पर लिखा है वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट c। देन उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या बोला गया है, the value of scalar product between two perpendicular vectors is always 0। कहने का मीनिंग कि टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, क्या बोला गया थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर बोली गई है कि द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, the value of scalar product between two vector, the value of scalar product between two perpendicular vector vectors is always 0। क्या बोला गया कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। समझो अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा 90। फॉर्मूला अप्लाई करा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू ab cos 90 and the value of cos 90 is 0। then vector a dot vector b equals to ab into 0। then
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि द स्केलर प्रोडक्ट between two parallel vectors is always equal to the product of magnitude of both vectors। क्या बोला गया है कि किन्हीं भी टू पैरेलल वेक्टर्स के बीच में स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के या मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है द scalar product between two parallel vectors is always equal to the product of magnitude of both vectors। क्या बोला गया है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखो अब हमें क्या बोला गया, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मीनिंग दोनों के बीच क्या आएंगे, 0। देन फॉर्मूला पुट कराओ, फॉर्मूला आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 0 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 0 इक्वल टू 1। पुट करा दो तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, क्या बोला गया, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। क्या बोला गया, कहने का मतलब किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी के साथ में, सपोज हमें कोई वेक्टर ए गिवन है, अगर हमें वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ में ही कराना हो तो उसकी वैल्यू हमेशा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट of a vector with itself is always equal to the square of magnitude of that वेक्टर। समझो अब यहाँ पर कि सपोज अगर हमें वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराना है, इसका मतलब दोनों वेक्टर बराबर हैं, इक्वल वेक्टर हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो आ जाएगा फॉर्मूला यूज करो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस ऑफ 0 and value of cos of 0 1 and a into a square। hence हम यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू a स्क्वायर। यह हुए यहाँ से स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सपोज स्केलर प्रोडक्ट अगर हमें गिवन हो, किसके कोई वेक्टर, कोई टू वेक्टर्स अगर हमें 3D में गिवन हो, मतलब आई कैप जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में गिवन है, ठीक, तो हम उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन उसके पहले हम फाइंड करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। क्या फाइंड करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द स्केलर प्रोडक्ट between
यूनिट वेक्टर्स और ये कौन कौन से होते हैं, आई कैप, जे कैप, कॉमा के कैप इन एक्स, वाई, जेड एक्सिस। हमें इन एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका हमें स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ लो। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस में इस डायरेक्शन में ना होके एक्चुअली प्रैक्टिकली ये कैसे है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में ये मार्कर है इसी डायरेक्शन में ये जेड एक्सिस है। समझ गए ना, मतलब कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर मैं इन तीनों के बीच का एंगल देखूं, एक्स एंड वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई एंड जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक्स एंड जेड का एंगल ये भी 90 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर तीनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री प्रेजेंट। म्यूचुअली एक दूसरे से कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर है। अब एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप। हमें आई कैप, जे कैप और के कैप इनका एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। हमने पहले ले लिया आई कैप, तो आई कैप का आई कैप के साथ में एक बार, आई कैप का जे कैप के साथ में, आई कैप का के कैप के साथ में। ठीक, सिमिलरली अब जे का लेंगे, जे का आई के साथ में, जे का के साथ में स्केलर प्रोडक्ट एंड जे का जे के साथ में स्केलर प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा के का आई के साथ में स्केलर प्रोडक्ट, के का जे के साथ में स्केलर प्रोडक्ट एंड के का के साथ में स्केलर प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आपको एक करके बता देता हूँ, बाकी हमारे कॉमन तरीके। ये सारी के सारी यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ठीक, अब जरा ध्यान दो, आई का हम स्केलर प्रोडक्ट करा रहे हैं आई के साथ में, और अभी अभी हमने पढ़ा, चलो हम इसको ओपन कराएंगे। ठीक, तो उसी का उसी में है, तो थीटा की वैल्यू 0, क्या जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1, इसका भी 1, इसका 1, इसका 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1। मतलब कि आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1। अब आई डॉट जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड, मतलब कि मॉड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से इंटू, अब देखो आई जे, आई हमारा ये रहा, जे हमारा ये रहा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos ऑफ 90 और cos ऑफ 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सिमिलरली अब यहाँ पर आ जाओ, I का मैग्नीट्यूड इंटू के का मैग्नीट्यूड cos ऑफ, अब जरा ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा I, ये हो गया K, दोनों के बीच का एंगल 90, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इंटू cos 90, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और यहाँ पर ध्यान से देखो, J एंड I का, ठीक, ये आ जाएगा J का मैग्नीट्यूड, I का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल 90, cos 90, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0। जे का जे के साथ में जे कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल 0, क्योंकि जे का जे के साथ में, तो इसकी वैल्यू 1। ठीक, अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, cos 90 आएगा, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली, वैल्यू क्या आएगी, जरा मैं फिर से देख लो कि हमारी आई डॉट आई की वैल्यू आई है 1, ठीक, इसकी वैल्यू 0 0 0, इसकी वैल्यू 1। अब जरा ध्यान दो, यहाँ से एक कॉमन रूल निकलता है। कॉमन रूल क्या निकलता है कि अगर हम
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। क्या? अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स का एक दूसरे के साथ में स्केलर प्रोडक्ट कराते हैं तो हमें वैल्यू सिर्फ कब मिलती है? जब इन यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट उन्हीं के साथ में हो। कहने का मतलब अगर i का i के साथ में हो तो वैल्यू 1, इसके अलावा i का जिनके साथ भी स्केलर प्रोडक्ट होगा उन सब की वैल्यू 0। सिमिलरली जब j का j के साथ में होगा तब तो वैल्यू 1 आएगी, लेकिन अगर j का किसी और के साथ में होगा तो वैल्यू क्या आएगी? तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। सिमिलरली अगर मैं बात करूं k की, कि अगर k का k के साथ में हो तब तो वैल्यू 1, लेकिन k का अगर किसी और के साथ में हो तो वैल्यू क्या आएगी? 0। इतना समझ में आ गया? अब इस पर भी हम कल न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक।